नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आरंभ मैच के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेसी एक्ट, लोक अदालत और सरसई को। देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपका जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन तीनों जगह पे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एक्ट की। सरफेसी एक्ट और लोक अदालत एक्ट की बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर लोन रिकवरी है ये। इसमें लोन रिकवरी फ्रेमवर्क इन इंडिया की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन का? हमारा ओवरव्यू करना है हमें रिकवरी मैकेनिज्म, लोक अदालत और सरफेसी से किस तरीके से लोन रिकवरी हमें करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक अदालत की डेफिनेशन और लीगल बेसिस। लोक अदालत का एस्टेब्लिश हुई थी ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग। लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नो कोर्ट फीस, क्विक सेटलमेंट थ्रू कॉम्प्रोमाइज। लोक अदालत में जो क्या होता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है और क्विक सेटलमेंट होते हैं और किसके थ्रू होते हैं? कॉम्प्रोमाइज। यहाँ जो है आपस में बात करके जो है वो कॉम्प्रोमाइज से जो है लोक अदालत के अंदर कॉम्प्रोमाइज कराए जाते हैं। हैंडल सिविल एबिलिटी केस अप टू 20 लाख। 20 लाख तक के केस जो है लोक अदालत के अंदर सोल्व किए जाते हैं। अगर 20 लाख से ऊपर के हैं तो आपको पता है वो डीआरटी के साथ जो है मिल करके वो लगाए जाते हैं। डीआरटी लगाती है अगर 20 लाख से ऊपर की है तो 20 लाख तक के केस जो है लोक अदालत में लगते हैं। उसके बाद आरबीआई एडवाइज बैंक टू यूज लोक अदालत फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफ एनपीए। आरबीआई ने बोला है, आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज के थ्रू जो है एनपीए का सेटलमेंट हो सके। एप्लीकेबल फॉर डाउटफुल एंड लॉस एसेट ओनली। लोक अदालत के अंदर सिर्फ डाउटफुल और लॉस वाले केसेस ही हैंडल किए जाएंगे। ये स्पेसिफिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी और डीआरटी। 20 लाख तक के केस हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी हैंडल करती है, ऑर्गेनाइज करती है। और अगर 20 लाख से ऊपर के हैं तो डीआरटी इसको ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्डर एंड रिपेमेंट की बात कर लेते हैं। ऑर्डर एक्ट एज कंसेंट डिग्री फाइनल एंड बाइंडिंग। इसका मतलब ये हुआ, जो लोक अदालत में फैसला हो गया वो फाइनल और बाइंडिंग है, ये कंसेंट डिग्री मानी जाती है। नो अपील अलाउड। वहां जो फैसला हो गया उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज जो है किया कराया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। रीपेमेंट पीरियड की अगर हम बात करें कि जो लोक अदालत के अंदर फाइनल हो गया अमाउंट, उसका प्रीपेमेंट कब करना है, तो प्रेफरेबली तो है कि डाउन पेमेंट ही उसी टाइप पे पेमेंट हो उसकी। और अगर इंस्टॉलमेंट में कराना है तो अप टू 3 ईयर जो है उसके पेमेंट हो सकती है। रीपेमेंट का अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रेफरेबली तो क्या है, डाउन पेमेंट की जाए, उसी टाइम पे सारी पेमेंट कर दी जाए। और अगर इंस्टॉलमेंट में वो अगर कहता है कि मैं एकदम से नहीं दे सकता तो अप टू 3 ईयर जो है उसकी पेमेंट हो सकती है। तो ये हुआ लोक अदालत। अब हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, बहुत बार पूछी गई है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। कई बार पूछा गया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये जो इसकी फुल फॉर्म है। empower bank to recover एनपीए विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। यानी एसआरपीसी के थ्रू जो है हम एनपीए की रिकवरी कर सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जेएंडके। पहले किसी टाइम पे ये जेएंडके में लागू नहीं था, एट प्रेजेंट जो है थ्रू आउट इंडिया ये सरफेसी एक्ट लागू है।
सरफेसी एक्ट के और क्या फीचर है? एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ डीआरटी एंड डीआरएटी के एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में है ये। मांडिया केमिकल केस लीड टू अमेंडमेंट। इसके अंदर अमेंडमेंट जो 2004 में हुई थी वो मांडिया केमिकल केस के अंदर हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि इसकी जो है अमेंडमेंट जो है कौन से केस में हुई थी। तो इसके अंदर अमेंडमेंट, लास्ट अमेंडमेंट 2004 में हुई थी मांडिया केमिकल केस के दौरान। इसके फोकस एरिया क्या है? सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए सरफेसी के अंदर फोकस एरिया कौन से है, तो दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, एआरसी और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है इसके अंदर फोकस एरिया रहते हैं। पावर ऑफ बैंक अंडर सरफेसी। सरफेसी के अंदर बैंक की क्या पावर है? टेक पोजीशन एंड सेल सिक्योर्ड एसेट। बैंक जो क्या कर सकता है? पोजीशन ले सकता है और सेल कर सकता है सिक्योरिटी की। रिकवर मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से भी जो है ये रिकवरी कर सकता है, गारंटर से भी रिकवरी कर सकता है। ऑथोराइज ऑफिसर कौन होगा इसका पोजीशन लेने के लिए? तो वो होगा स्केल 4 एंड अबोव। स्केल 4 एंड अबोव और एनी अदर ऑफिसर भी इसके अंदर हो सकता है। स्केल 4 एंड अबोव के अलावा इसके अंदर अब और भी ऑफिसर हो सकता है, बशर्ते उसको जो है बोर्ड ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डेलीगेट कर सकते हैं लोअर रैंक के ऑफिशियल को भी अगर जरूरत पड़ती है तो। प्री कंडीशन फॉर सरफेसी, कुछ कंडीशन है, उसके अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है तो ही सरफेसी उसके ऊपर लगेगा। सरफेसी के अंदर कवर होने के लिए कुछ कंडीशन है, प्री कंडीशन है। अगर उसको क्वालिफाई करेगा कोई केस तो ही वो जो है सरफेसी के अंदर आएगा। जैसे कि अकाउंट मस्ट बी एनपीए, अकाउंट एनपीए होना चाहिए। एनपीए अगर नहीं है तो वो सरफेसी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा, आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 लाख। मिनिमम आउटस्टैंडिंग जो है उसका 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी केस के किसी के अंदर आउटस्टैंडिंग है मान लीजिए 90,000 रुपए, तो उस पे सरफेसी के अंदर वो केस नहीं आएगा। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग मोर देन 1 लाख होना चाहिए वहां पे। 60% कंसेंट फ्रॉम कंसोर्टियम मेंबर बाय अमाउंट। अगर मान लीजिए केस है कंसोर्टियम का, तो क्या होगा? इफ ए लोन इज गिवन बाय ए कंसोर्टियम, एट लीस्ट 60% ऑफ कंसेंट लेंडर बाय वैल्यू मस्ट बी कंसेंट। यानी 60% के अमाउंट का, कंसोर्टियम मेंबर का 60% किसका? अमाउंट का, जितने का लोन है कंसोर्टियम में उसके 60% अमाउंट जितने में कवर हो जाए उन मेंबर का कंसेंट होना चाहिए। उसके अलावा सिक्योरिटी शुड बी चार्ज एंड विद इन लिमिटेशन पीरियड। सिक्योरिटी जो होना चाहिए मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड चार्ज टू द बैंक। सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड चार्ज होनी चाहिए, बैंक के फेवर में चार्ज चढ़ा होना चाहिए उसका। एंड विद इन लिमिटेशन पीरियड, और उसका जो है लिमिटेशन पीरियड के अंदर होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर पूरी होगी तो ही हम सरफेसी के अंदर उसको ले सकते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय डीआरटी पेंडिंग केसेस। अगर कोई केस डीआरटी में पेंडिंग चल रहा है तो उसका जो है सेल किया जा सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ डीआरटी। तो डीआरटी की कंसेंट लेके किया जा सकता है। और ऐसा एक केस था, किस केस में ये वर्डिक्ट आया था? एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ट्रांसकोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ट्रांसकोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये, उस केस के अंदर ये वर्डिक्ट सुनाया गया कि कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ये जो है इसका फैसला जो है किस केस के बाद ये मतलब रूल आया था। तो ये आया था
एज पर सुप्रीम जजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 5 प्री कंडीशन आपको बता दी गई है। उसके अलावा ये तो हुई कहाँ पे लागू होगा सरफेसी। अब हम वो बात करते हैं किन केस में सरफेसी लागू नहीं होगा। नंबर 1, लोन आउटस्टैंडिंग इज बिलो 1 लाख। जैसा कि वो आपने बोला था, लागू होने के लिए 1 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तो ये लागू नहीं होगा अगर आउटस्टैंडिंग आपका 1 लाख से कम है। दूसरा, इफ 80% अमाउंट इज रिकवर्ड, if 80 or more percent of dues have been already paid, तो ये लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है, और 1 लाख का तो पे तो लगेगा ही नहीं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन है, और उसमें 80% का मतलब हुआ, अगर 8 और 16 160, अगर उसमें रिकवरी हो गई है 80 या 80 से ऊपर, मान लीजिए वहां पे 170 की रिकवरी हो गई है, तो उस पे सरफेसी नहीं लग सकता। ठीक है, अगर 80% की किसी जगह रिकवरी हो गई है तो उस पे भी ये नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड, शिप और एयरक्राफ्ट, अगर ये लोन दिया गया है एग्रीकल्चर लैंड के लिए या फिर शिप के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, तो भी उस पे सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर लोन सिक्योर्ड बाई प्लेज, लियर और बैंक डिपॉजिट, उस पे भी ये सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। सिक्योरिटी नोट चार्ज टू बैंक, जैसा हमने पहले जहां पे देखा था कि कहाँ पे प्री कंडीशन है, उसी तरीके से अगर उस पे सिक्योर चार्ज नहीं है बैंक का, तो उस पे जो है सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ लिमिटेशन पीरियड इज एक्सपायर्ड, अगर लिमिटेशन का पीरियड एक्सपायर हो गया है तो भी सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम सरफेसी की दो प्रोसेस है, दो स्टेजेस है सरफेसी लागू होने की, तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। पहली स्टेज 1 है पोजीशन लेना। सबसे पहले क्या स्टेज 1 क्या है, पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी। दूसरा आएगा सेल ऑफ सिक्योरिटी। पहले आपको उसका पोजीशन लेना है, उसके बाद सेकंड सिचुएशन आएगी सेल करना, आपको सेल करना है। तो पोजीशन लेने के लिए क्या होगा, 60 डे नोटिस टू बोरोवर अंडर सेक्शन 13(2), 13(2) के अंदर जो है उसको कस्टमर को नोटिस दिया जाएगा। जब कोई अकाउंट एनपी क्लासिफाई हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, 60 दिन का नोटिस इश्यू करेगा बोरोवर को। सबसे पहले 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बोरोवर को, ओनर को, अंडर सेक्शन 13(2). उसके बाद बोरोवर में ऑब्जेक्ट, अगर बोरोवर पे नहीं करता 60 दिन के अंदर, या वो ऑब्जेक्शन करता है, अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट करता है कि उसको इस पे कोई आपत्ति है, तो बैंक को उसका रिप्लाई करना होगा 15 डेज के अंदर, अगर वो बोरोवर उसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो। पोजीशन वाया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, पोजीशन लेने के लिए बैंक हेल्प ले सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और कलेक्टर की। बोरोवर कैन अपील टू डीआरटी विद इन 45 डेज, बोरोवर जो है अप्रोच कर सकता है डीआरटी को विद इन 45 डेज, 45 डे के अंदर वो जो उसको अपील कर सकता है। अपील टू डीआरएटी, अगर मान लीजिए वो डीआरटी की फैसले से भी खुश नहीं है, डीआरटी में जाने के लिए उसको कोई पैसा जमा करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीआरटी ने जितना फैसला कर दिया, जितना उसने अमाउंट बोला, उस अगर उसको उसके खिलाफ अपील करना है डीआरएटी में। अगर आपने अब तक जो है हमारा डीआरएटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने जो डिटेल में करवाया है डीआरटी में कौन कौन से केस होते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज के अंदर बैठी होती है, कितने ऑफिसर होते हैं, कितनी फीस लगती है, सब कुछ बताया था हमने।
तो अगर वो अपील करता है वो डीआरटी के फैसले के अगेंस्ट डीआरएटी को, क्योंकि डीआरएटी उसकी अपीलेट अथॉरिटी है, तो डीआरटी एटी में कितने दिन में, विद इन 30 डेज, जो कि हमने उस चैप्टर में, उस वीडियो में भी हमने बताया था, उस क्लास में भी आपको बताया था कि उसके अंदर जितना पैसा जमा करवाना है उसका 50% आपको जमा करवाना है, जो कि डीआरएटी की अथॉरिटी उसे 25% रिड्यूस कर सकती है। यानी 50 जितना भी अमाउंट उसने बोला है कितना जमा करवाओ, उस फैसले के अमाउंट का 50% जमा करवाना है। और अगर जायज लगे, अगर ये इसको अप्रोप्रिएट लगे, तो अपीलेट अथॉरिटी उसको 25% तक रिड्यूस कर सकती है। ये हुई हमारी पोजीशन की स्टेज। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले 60 डेज का नोटिस देना है सेक्शन 13(2) के अंडर। बैंक अगर बरोबर को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 15 दिन में बताएगा। और उसके बाद जो है पोजीशन लेने के लिए बैंक हेल्प ले सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की। बरोबर अपील कर सकता है डीआरएटी में 45 डेज के अंदर। और अगर उसको अपील करना है डीआरएटी के अंदर तो वो 30 डेज के अंदर। और उसको जो है कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, फैसले डीआरटी के फैसले का 50%, जो कि घटा के 25% भी किया जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी द्वारा। ये हमने सरफेसी के अंदर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की। यहाँ पे सेकेंड स्टेज हम सरफेसी की बात करें, दैट इज सेल ऑफ सिक्योरिटी। पहले उसने पोजीशन लेने के लिए वो काम किया था, अभी जो सेल की प्रोसेस शुरू हो गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा सेल के केस में, 30 डेज सेल नोटिस टू बोरोवर एंड गारंटर। 30 डे का नोटिस देना पड़ेगा बोरोवर और गारंटर बिफोर सेल। ऐसा नहीं आप सीधे ही सेल लगा देंगे, पहले उसको नोटिस देंगे। पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर, वन इंग्लिश और वन लोकल। इन 2 न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा कि हमने सेल पे लगाया है। सेल बिलो रिजर्व प्राइस रिक्वायर बोरोवर कंसेंट। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम सेल प्राइस किस पे होगा, रिजर्व फिक्स प्राइस बाय बैंक। यानी एक रिजर्व प्राइस पे हम सेल करेंगे जो कि बैंक के द्वारा फिक्स किया जाएगा। और अगर उस रिजर्व प्राइस से कम पे बेचना है, ऐसा नहीं बैंक ने कोई फिक्स कर दिया वहां पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो ऐसा नहीं कि वो 60 लाख में उसको बेच देगा। जो रिजर्व प्राइस फिक्स किया है बैंक ने, उससे बिलो अगर बेचना है तो बोरोवर की कंसेंट लगेगी। बोरोवर की कंसेंट वहां पे लगेगी, रिक्वायर्ड है। परचेजर टू पे 25% इमीडिएटली। अगर कोई खरीदार मिल जाता है तो उसको परचेजर को पे करना पड़ेगा 25% इमीडिएटली। ऑक्शन वगैरह के थ्रू हम इसको बेच सकते हैं। ऑक्शन में कोई पर्सन आया तो उसको 25% अमाउंट उसी टाइम पे देना होगा। और बाकी बचा हुआ 75% जो है वो उसे जमा करवाना होगा 15 डेज के अंदर। अगर वो ये नहीं कराता है तो उसका पहले वाला जमा कराया हुआ पैसा फॉरफिट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टेज फर्स्ट थी हमारी पोजीशन की, ये स्टेज सेकंड हुई सरफेसी के अंदर सेल की। 30 डे का सेल नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिश कराना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में, जिसमें से एक इंग्लिश और एक लोकल होगा। सेल जो है रिजर्व प्राइस पे होगी, अगर उससे कम में है तो बरोबर की कंसेंट लगेगी। परचेजर को पैसा 25% इमीडिएटली देना पड़ेगा, 75% विद इन 15 डेज। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एआरसी की। एआरसी कंपनी की बात करते हैं। एक एआरसी कंपनी जो रजिस्टर होती है आरबीआई के साथ, इसके लिए परचेज ऑफ एनपीए फ्रॉम बोरोवर एंड रिकवर दैट। एआरसी कंपनी जो होती है वो रजिस्टर होती है आरबीआई के पास, जो कि बैंकों के एनपीए को खरीदती है डिस्काउंटेड रेट पे और फिर उनको रिकवर करती है। परचेज एनपीए फ्रॉम बैंक्स एंड एफआईज एंड रिकवर देम। और फिर उनकी जो क्या करती है वो रिकवरी करती है। ये क्या करती है, उनको डिस्काउंटेड रेट पे खरीद लेती है। रजिस्टर्ड विद आरबीआई, अगर ये पूछ लिया जाए एआरसी कहाँ रजिस्टर्ड होती है, दैट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। मिनिमम नेट ऑन फंड इनका होना चाहिए 300 करोड़, जो कि पहले ये जो 100 करोड़ था, अभी ये बढ़ा करके कर दिया गया है
300 करोड़ इनका मिनिमम डेट ऑन फंड, और इनका सीएआर जो है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए। मस्ट इन्वेस्ट 15% इन सिक्योरिटी रिसीट, और इन एआरपी कंपनी को सिक्योरिटी रिसीट के अंदर कम से कम 15% जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में जो होता है क्यूआईबी जो है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं, ये क्या करता है उनको सिक्योरिटी रिसीट इशू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको 100% जो है हिस्सा दे दिया। सरकार या आरबीआई ये चाहती है कि एआरसी के खुद के पास भी जो है उसका हिस्सा हो, ताकि वहां पे रिस्क जो है इसको भी पता लगे कि क्या रिस्क उसके अंदर है। तो जो भी सिक्योरिटी रिसीट इशू की जाएगी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर, तो क्यूआईबी उसका 100% नहीं खरीद सकता, मिनिमम 15% जो है एआरसी को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम रिकवरी टाइमलाइन की बात करें, तो ये जो रिकवरी कर सकता है, जो एनपीए का अकाउंट है उसमें रिकवरी कर सकता है 5 ईयर तक। कितने तक? 5 ईयर तक। और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 8 ईयर तक, जो है ऊपर जिसकी परमिशन लगती है वो विद परमिशन 8 ईयर तक। अदरवाइज नॉर्मल आय की रिकवरी टाइमलाइन क्या है एआरसी की, दैट इज 5 ईयर। और एक्सटेंडेबल विद परमिशन जो है वो 8 साल तक कर सकता है। ARC shall commence its business within 6 months after receiving of RBI registration। जैसे ही इसको रजिस्ट्रेशन जो मिल जाता है आरबीआई से, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। आइए नेक्स्ट जो है सी सरसाई रजिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। सरसाई रजिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सरसई की फुल फॉर्म आती है। इस सरसई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सरसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बहुत बार पूछी गई है, अलग अलग स्केल में जो है सरसई की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सरसई की फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 31 मार्च 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। प्रीवेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसे क्यों लेके आए थे? तो टू प्रिवेंट फ्रॉड ड्यू टू मल्टीपल लैंडिंग ऑन द सेम प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी पे मल्टीपल लैंडिंग ना हो जाए, इसके हिसाब से जो है इसको लेके आए थे। तो सारे बैंकों को जरूरी है अपना मॉर्गेज का चार्ज चढ़ाना सरसई में। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल चार्जेस, बैंक को सारे चार्ज जो है इसके अंदर चढ़ाने हैं, जो भी मॉर्गेज के चार्जेस जो है, मॉर्गेज की डिटेल और चार्जेस। ट्रांजैक्शन अंडर सरफेसी, इसकी जो ट्रांजैक्शन कहाँ होती है? सरफेसी के अंडर होती है। फॉर्म नंबर 1 जो है इसके अंदर दो फॉर्म है। फॉर्म नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन का और मॉडिफिकेशन का। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी यही काम आएगा, अगर उसमें कोई फिर मॉडिफाई करना है तो भी फॉर्म 1 काम आएगा। और फॉर्म 2 कब यूज होगा? जब वो लोन का सेटिस्फेक्शन हो रहा हो, जब वो बंद हो रहा हो, सेटिस्फाई करवाना हो, तो वहां पे फॉर्म 2 का यूज होगा। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। 50 रुपए की फीस लगेगी अगर 5 लाख से कम का है। 50 रुपीज की फीस लगेगी अगर 5 लाख से कम का है। और 100 लगेगी अगर 5 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन आपने चार्ज चढ़ाना है, तो वहां पे 100 लगेगी। तो ये तो बहुत इजी है। 55 लाख से कम में, और 100 उससे दूर 5 लाख से ज्यादा में। फॉर्म की बात करें, फॉर्म 1 फॉर रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन के अंदर फॉर्म 2 लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे सरसई की फुल फॉर्म, और उसका एस्टेब्लिश हुआ था 31 मार्च 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इसको किया था। कंपैरिजन हम कर लेते हैं एक बार थोड़ा एज ए रिवीजन।
लोक अदालत और सरफेसी में क्या फर्क है? देखिए, लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज और म्यूचुअल कंसेंट से फैसला होता है। क्या होता है? लोक अदालत में फैसला होता है कॉम्प्रोमाइज से और म्यूचुअल कंसेंट से। इसमें आमने सामने बैठ के बैंक और बरोबर सामने आमने सामने होते हैं। वो कहता है कि भाई इतना पैसा ले ले, तो वो इतने में मान जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू और म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू फैसला होता है। सरफेसी के अंदर क्या होता है? इन्फोर्समेंट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। लीगल इन्फोर्समेंट होता है सीधा, उसमें कोर्ट की जरूरत नहीं है। लोक अदालत में 20 लाख रुपए तक के केस लिए जाते हैं, लेकिन सरफेसी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की लिमिट है 1 लाख से ऊपर का हो। लोक अदालत के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं करी जा सकती, क्योंकि वहां पे कॉम्प्रोमाइज और म्यूचुअल कंसेंट होती है। सरफेसी के अंदर अपील करी जा सकती है डीआरटी और डीआरएटी के अंदर। समरी देख लेते हैं। लोक अदालत के अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है, सरफेसी के अंदर सिक्योर लीगल रिकवरी विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन होती है। दोनों का काम, मेन एम हमारा है फास्टर एनपी रिजोल्यूशन और फास्टर रिकवरी और रिकवरी लीगली। आइए कुछ जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें हमारा अंडरस्टैंडिंग पता लगेगा कि कितना हमारे जो है समझ में आई ये सारी चीजें। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जाम बिफोर एग्जाम होने वाला है हमारा बहुत ही जल्द। 1-2 दिन में मैं आपको एग्जाम बिफोर एग्जाम की अनाउंसमेंट होने वाली है। आप जो रियल एग्जाम देने वाले हैं, उससे पहले उसी पैटर्न पे हम ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक एग्जाम लेने वाले हैं। अगर आप वो एग्जाम दे लेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए कि उसमें उस एग्जाम में से मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होने वाले। तो आप उस एग्जाम के लिए जो है जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हम वो जो एग्जाम लेने वाले हैं उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी आर्मी के लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये उस पे बेस्ड होगा। तो और हमारा एक्सपीरियंस भी जो है इस पे काम करेगा। तो सरफेसी, और इसके अलावा एक बात और बता दूं, अभी तक हमारी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की क्लासेस अपलोड हो चुकी है, और सरफेसी का आज हमारा हो रहा है। इसके अलावा जो भी मॉर्गेज और लियन, जितनी भी क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुके हैं। एनआई एक्ट, केवाईसी, एनपीए, तमाम क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो हर रोज जो है वो धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। कल हम अपनी क्लास के अंदर जो है फॉरेक्स की क्लास शुरू करेंगे। तो आज हम सरफेसी की क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगे कि अब तक जितना हमने पढ़ा है हमें कितना समझ आया है। सरफेसी एक्ट जो है कौन से ईयर में लागू हुआ था? तो कौन से एक्ट जो है कब लागू हुआ था? बताइए, अपना कमेंट करके अपना आंसर दीजिएगा, या अपना साइड में कॉपी में लिख लीजिए, या फिर कमेंट में आंसर कर दीजिए, जिससे आपको पता लगे आपको जो कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है टॉपिक की। और इसका राइट आंसर है सी, 2002, सरफेस एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ सरफेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सरसई और सरफेसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो इसमें से ऑप्शन आप देखिएगा, देखिए बहुत निजी होते, नियरली होते हैं इसके। तो बल्कि यहाँ पे आंसर लगा हुआ आ गया आप लोगों के लिए, ये आपके लिए ज्यादा ही हेल्पफुल हो गया। आंसर पहले ही पता लग गया आप लोगों को। तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज ए, securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर इनिशिएटिंग सरफेसी एक्शन। इनिशिएट करने के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख, या डी 2 लाख, या ई 5 लाख। और इसका राइट आंसर है सी, 1 लाख। जैसा हमने डिस्कस किया था, 1 लाख मिनिमम आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी सरफेसी एप्लीकेबल इनिशिएट होगा। नेक्स्ट, सरफेसी अप्लाई व्हेन बोरोवर अकाउंट इज। सरफेसी कौन से अकाउंट पे जो है एप्लीकेबल होता है, ये आपको बताना है। ए परफॉर्मिंग अकाउंट पे, बी स्टैंडर्ड अकाउंट पे, या सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, या डी फ्रॉडुलेंट पे, या फुल डिफॉल्टर पे। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो ये होगा सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए पे लागू होता है।
नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज नोटिस कैन बैंक टेक पोजीशन अंडर सेक्शन 13(2)? देखिए सरफेसी के अंदर दो स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है पोजीशन लेने की और दूसरी होती है सेल की। और आपको बताना है कितने दिन का पोजीशन नोटिस जो है 13(2) में देना होता है। ए 30 डे नोटिस, बी 45 डे नोटिस, सी 60 डे, या डी 90 डे, या ई 120 डेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 60 डे का नोटिस हमें देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेसी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। सरफेसी एक्ट किस पे लागू नहीं होता? तो वहां पे 4 से 5 कंडीशन आपको दी थी। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल लोन पे लागू नहीं होता, बी हाउसिंग लोन पे, सी एग्रीकल्चर लैंड पे, या डी व्हीकल लोन पे या कमर्शियल लोन पे। बहुत ही आसान और इजी सा आंसर, सी एग्रीकल्चर लैंड पे लागू नहीं होता। नेक्स्ट, द अथॉरिटी टू असिस्ट बैंक इन टेकिंग पोजीशन इज। बैंक को पोजीशन लेने में कौन सी अथॉरिटी हेल्प करेगी? नंबर 1 सिविल कोर्ट, नंबर 2 डीआरटी, या सी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या ची सी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या डी कलेक्टर, और ई तहसीलदार। और इसका आंसर है सी। बल्कि मैं तो कहूंगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर की हेल्प जो है इसके अंदर ली जा सकती है। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर की हेल्प ली जा सकती है। डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज। लोक अदालत का डिसीजन जो है वो क्या होगा? ए एडवाइजरी होगा, बी रिकमेंडेटरी होगा, या फिर सी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, या फिर डी टाइम बाउंड रिव्यूअल होगा, या फिर ई सब्जेक्ट टू अपील होगा। बताइएगा आप लोग। डिसीजन ऑफ लोक अदालत जो है क्या होगा, फटाफट से बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ सच्चाई क्या होगी? ये फटाफट से बताएं। सभी ने आंसर करना है इसका आंसर सभी ने करना है। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। सभी ने इसका आंसर करना है। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। अभी एक बार वो क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ सी और डी जो है दोनों के दोनों सही आंसर है। यहाँ पे सी में ये जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये सी एंड डी दोनों आंसर हो गए इसके। सस्ते की फुल फॉर्म बताइएगा। और इसकी फुल फॉर्म है बी, द राइट आंसर, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सरसई इज टू maintain credit scoring, to prevent multiple lending on the same property, या C recover NPA, या D maintain DRT record, या E provide KYC verification। और इसका राइट आंसर है प्रिवेंट मल्टीपल लैंडिंग ऑन द सेम प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमने जो है आज सरसई और लोक अदालत और सरफेसी को कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी से समझ आई। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का पता लगता रहे और कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।